इबादतों का जिक्र है, निजात का भी फिक्र है। इबादतों का जिक्र है, निजात का भी फिक्र है। जुनून है स्वाब का, ख्याल है अजाब का। जो इसको अगर इसके मायने समझें तो इबादतों का तो हम जिक्र करते हैं, यानी हम किसी पूजा वूजा या जो भी कुछ करते हैं उसका जिक्र करते हैं। निजात का भी, हमें किसी तरह से ये है छुटकारा या मुक्ति मिले, ठीक है, इसका भी जिक्र होता है। फिर है जुनून है स्वाब का, पुण्य का एक जुनून है। यहाँ वहाँ देखो क्या क्या लगा है, कभी ये आयोजन हो रहा है धार्मिक और कभी वो हो रहा है, ठीक है जी, ये सब चल रहा है। और ख्याल है अजाब का, पाप के दंडों का, यानी अजाब कहते हैं जो कर्म करता है ना आदमी तो उसका दंड मिलता ही मिलता है। तो मैं इसको एक बार फिर फ्लो में पढ़ दूं, मैंने मायने आपको समझा दिए हैं कि इबादतों का जिक्र है, निजात का भी फिक्र है, जुनून है स्वाब का, ख्याल है अजाब का। तो हम जो आज विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसी के बारे में बात करते हैं। BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। तो आज हम बात करेंगे फेटिसाइड पर, यानी आप देखते हो कि भ्रूण हत्या और यहाँ तक कि भी नवजात शिशुओं को किस तरह से सड़क के किनारे, कचरे में या कहाँ भी, कुछ ही दिनों के गैप में यहाँ पर आपने देखा कि फरीदाबाद में ही 2 घटनाएं हमारे सामने आई हैं। ये तो एक बात रही, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब, वो भी इस बात पे बड़े चिंतित हो गए। कहते हैं कि मासूम को हम किस तरह से मौत की सज़ा दे दें जब गर्भ में ही किसी को ख़त्म किया जाता है। तो उस पर उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की। तो आज मेरे साथ जो मेहमान, मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों ही सौभाग्य से महिलाएं हैं। मेरे बाएं हाथ पर बैठी हैं जगजीत कौर जी पुन्नू, जो कि महिला विंग की जिला अध्यक्ष हैं इनेलो से, और डॉक्टर हेमलता शर्मा, ये अपना शरद फाउंडेशन चलाती हैं। 12 वर्षों से ये समाज से जुड़ी हुई हैं और NGO जो जिसे कहते हैं वो चलाती हैं, और साथ में नेचुरोपैथी के ये इलाज भी करती हैं, जो इनके हाथों में शफा है। तो सामाजिक सरोकार का हमारा आज इशू है। ये तो है, ये फेटिसाइड से तो हमारा ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो महिलाओं के प्रति किस तरह का आज जो है अपराध और ये जो घिनौनी हरकतें बढ़ रही हैं, इसका भी एक आंकड़ा मेरे पास है, वो भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो हमारा मुख्य टॉपिक यही है इनके साथ कि महिलाओं का जिक्र तो किया, आरक्षण की भी बात हो रही है। तो अगर हम ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कुछ आंकड़े लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि हर 20 मिनट में औसतन भारत में रेप होता है, ठीक है जी, ये रिपोर्ट कहती है। और 2008 से और 2018-19 तक की अगर बात करें, 21 तक की बात करें, तो किस तरह से बीच में फ्लैक्चुएट होते रहे। अगर 2008 में 21,467 रेप हुए और 2021 में आ जाते हैं तो 31,677 हुए। इस बीच में घटाव बढ़ाव होता रहा है। 2016 में 38,947 हैं और 2014 में 36,735 हैं। ये केसेस हैं सारे जाने, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम जो है रिकॉर्ड ब्यूरो, जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है, उसके आंकड़े हैं। ये तो है रेप से जुड़े हुए, और इसके ऊपर ये लॉ की अमेंडमेंट भी हुई है, वो एक अलग पहलू है 2013 में। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो एक अलग पक्ष है, क्योंकि स्टैटिस्टिक अलग कहते हैं, लेकिन जो समाज में घटित होता है वो कहीं ना कहीं विचारधारा से जुड़ता है, दृष्टिकोण से जुड़ता है। तो हम उसी में बात करते हैं। तो मैं शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे ये जो भ्रूण हत्या या ये जिस तरह से नवजात शिशु को छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो ये किस तरह का अपराध है? अपराध नहीं, पाप भी है ये, तो क्या कहना चाहेंगे? पाप तो है, और कहीं ना कहीं इसके लिए समाज में जो संवेदनहीनता का स्तर बढ़ता जा रहा है, शायद वो जिम्मेदार है। इतना संवेदनहीन फैसला कोई माँ करती है और बच्चे को ऐसे ही मार देने दिया जाता है, या पैदा हो गया है बच्चा तो उसको कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाता है। तो ये बताता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हमारा समाज। दुख किस बात का है? देखिए मैं बताता हूँ, जो भी शारीरिक संबंध बनते हैं वो 2 व्यक्तियों के बीच में बनते हैं, और अवैध जो शब्द लगता है वो औलाद और उस बच्चे के साथ लगता है कि अवैध बच्चा,
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे अवैध हो सकता है? उसको मालूम है कि भाई मुझे कोई पैदा करने जा रहा है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसको अवैध कहा क्यों जाता है, क्यों नहीं माँ के नाम से या पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन माँ पिता दोनों ने ही छोड़ दिया तो उस बच्चे को कहा क्या जाएगा? तो या तो फिर सरकार को भी इस तरह की कोई व्यवस्था लानी होगी कि इस शब्द नहीं, का अनाथ का कह सकते हैं कि अनाथ कह सकते हैं, अवैध तो नहीं कह सकते। अवैध और अनाथ में कोई बेसहारा कह सकते हैं कि बेसहारा छोड़ दिया जाता है, उसमें अवैध शब्द जो आ गया ये समझ में नहीं आता। ये अवैध कहने वाले कौन लोग हैं? हम आप ही तो हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम आप हमारा जो दृष्टिकोण है ये बड़ा एक अजीबोगरीब है। तो बहरहाल जो ये इस तरह के हादसे या इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाओं को रोकथाम के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? तो सरकार होने चाहिए, मेरे हिसाब से हो रहे हैं। बिल्कुल होने चाहिए और हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, सामाजिक और मतलब एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि एक के कह देने से कुछ हो जाता है या एक के करने से कुछ हो जाता है। ये सामूहिक चीज़ें हैं और सामूहिक फैसले लेने होंगे इस पर। इसमें आप ये नहीं समझते कि जो हमारा एक, जिसे हम कहते हैं कि विद्वान जो ग्रुप है, जो विद्वता रखता है, उनको भी विमर्श पे आना चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि जब तक एक वैचारिक प्रसार नहीं होता इसके खिलाफ, जी, प्रचार नहीं होता, प्रसार नहीं होता, मतलब प्रसार प्रचार दोनों ही चाहिए। इन विषयों पर आपने कितनी चर्चा सुनी है आमतौर पर? मैं ये भी जानना चाहूँगा। इन विषयों पर चर्चा तो क्या सुनी है, मैंने महिमा मंडन भी बहुत सुना है। और ये यानी देखिए, हम अगर मीडिया की भूमिका पे हम आते हैं तो मीडिया इसका महिमा मंडल तो बहुत करना चाहता है। मेरे पास 2-3 खबरें ऐसी आई जिसको मैंने अवॉइड किया। मैं क्या, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू गेट इट पब्लिश, आर यू नॉट टू पब्लिश, बट रादर इसको मैं किसी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता। तो मेरा मतलब ये है कि ये इसमें मीडिया की भी एक भूमिका बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है भूमिका। अगर मीडिया की सकारात्मक होगी तो समाज भी सकारात्मक रूप से देखना शुरू करेगा, क्योंकि मीडिया का प्रभाव आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है। इसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं हमारा पूरा समाज, पूरा देश मीडिया के दम पे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कहाँ से कहाँ मीडिया के दम पर पहुँच चुका है। पुनः जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने तो कह दिया। सवाल यही है कि अच्छा, अगर भ्रूण हत्या की बात करें तो उसमें कन्या जो भ्रूण हत्या है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, उस पर तवज्जो ज़्यादा थी, क्योंकि अगर लड़का पता चल जाए तो फिर तो बड़े खुश होते हैं, वंश चलना है। और वंश, अगर मैं किसी एक महिला की सोच को मान लूँ कि भाई लड़के से वंश चलता है, तो क्या बिना लड़की के वंश चल जाएगा क्या? देखिए शर्मा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो कन्या भ्रूण हत्या का ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है जी। पहले ये था कि आज मीडिया इसको इतना फोकस करके दिखा रहा है, पहले नहीं था। नहीं तो पहले भी कहते हैं बच्चा पैदा होते ही उसको कुछ नशीला खिलाकर उसको बेटियों को मार दिया जाता था। तब और अब में ये फ़र्क है, जितना हम लोगों ने किया, हमारी एक संस्था भी है बेटी बचाओ अभियान, और पिछले 10-11 साल से हम इसी पे काम कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या पे। और जिसमें हमने ये पाया, लोगों का ये कहना था, आप अभी हम अगर मैरिड कपल की बात करें कि क्यों हत्या की जाती थी, उनका कहना था सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश का इतना ख़राब है कि राह चलती 8-8, 7-7, 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। बड़ी के लिए तो आप कह देते वो एक्सपोज कर रही है, वो दिखावा कर रही है, इसीलिए हो रहा है, बट 8-5-6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। इट मीन्स हमारी कानून व्यवस्था लच्चर है। अगर कानून व्यवस्था स्ट्रांग हो, ऐसे लोगों को दंड साथ के साथ मिले, और ऐसा दंड मिले कि अगली बार कोई ऐसी गलती करे तो वो सोचे कि हाँ, मुझे ये काम नहीं करना, कि इसका दंड इतना है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत हद तक जिम्मेदार है। दूसरी बात, हमारे यहाँ शादियों में आडंबर इतना ज़्यादा है, दहेज प्रथा सबसे बड़ा उसका मेन लीड रोल जो माना जाता है, कि दहेज के नाम पर बेटियाँ बलि चढ़ती हैं। और माँ बाप ये सोचते अगर बेटी होगी तो गरीब से गरीब इंसान भी ये सोचता है कि मैं चाहे कर्जा लेके शादी करूँ, मुझे दिखावा करना है। दूसरा, दहेज प्रथा कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तीसरा, हम बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम अपने बेटों को तो एजुकेट आप कर रहे हैं, पर कोई एक माँ भी आपने ऐसी देखी है जो सेम क्वेश्चन अपने बेटे से करती हो कि तुझे टाइम से घर आना है, राह चलती लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, और अगर तुम बदतमीजी करते हो तो तुम्हें ये दंड मिलेगा।
लड़की के लिए आप टाइम फिक्स कर देते हो 6 बजे घर आ जाना है, कहाँ जा रही, क्यों जा रही। अगर सेम क्वेश्चन अगर हम कहते हैं कि हमको दोनों का जेंडर का डिफरेंस ख़त्म करना है, तो सबसे पहले मुझे अपने घर से ख़त्म करना होगा। मुझे सेम सवाल अपने बेटे से भी करना होगा। और जिस दिन हम अपने घर में ये डिफरेंस ख़त्म कर देंगे, और ये भ्रूण हत्या का बहुत रेशियो धीरे धीरे कम आएगा। इसमें महिलाएं भी भागीदार है बराबर की, क्योंकि हम बेटों से सवाल नहीं करती, बेटियों से करते हैं। और अगर आप अपनी बेटियों को एजुकेट करेंगे, मैं सबको हमेशा एक मैसेज देती हूँ कि आप बेटी की शादी पे पैसे मत खर्च कीजिए, बेटी की एजुकेशन पे पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि बेटियां 2 घरों को चलाएंगी। अगर वो एजुकेट होगी तो आने वाले समय में अपने बच्चों को वेल एजुकेट कर पाएंगी, और ये जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे कम होगा। जब मुझे आज आप नॉर्मली हम स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस कैंप लगाए, एंड आई वाज शॉक्ड कि लड़कियों को अपने राइट्स ही नहीं पता। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को अपने राइट्स नहीं पता। जब मुझे मेरे राइट्स ही नहीं पता तो मैं लड़ाई क्या करूँगी ना। जब सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को समझाना होगा तेरे बच्चे राइट्स क्या हैं। तो इसके लिए हम लोग खुलकर, मीडिया की भी बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, खुलकर तो सेक्स पे बात करना चाहते हैं ग्रुप्स के अंदर खड़े होकर, पर यही एजुकेशन अपने स्कूल में नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल के बच्चों को भी खुलकर इस पे बात करनी होगी, समझाना होगा। आपके इस कथन से एक हद तक सहमत हूँ कि जो सेक्स की एजुकेशन है, इसको किसी हद तक इसकी जो असलियत है वो समझानी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी प्रकार की सुंदरता की कोई लिमिट नहीं है। शारीरिक सुंदरता की एक मतलब कोई लिमिट नहीं है, और ये एक दिन फेड होनी है। समझाया क्या जाना चाहिए कि जिस सुंदरता के प्रति आप ये कहते हो कि मैं चांद से सितारे तोड़ लाऊंगा, और शादी ब्याह होने के बाद धनिया नहीं ला के देता कोई व्यक्ति, तो इन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। खैर वो अलग मुद्दा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इन्होंने लॉ पे ज़्यादा जोर दिया कि कानून सख्त होना चाहिए, जबकि कानून के सख्ती के साथ साथ जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात इन्होंने लास्ट में कही है कि जो सेक्स की एजुकेशन है, ये भी हमारे कहीं संकीर्ण सोच के कारण हम कुछ समझा नहीं पा रहे। बाहर देशों में ये चीज़ अगर कहते हैं कि वहाँ जी ओपन सेक्स है, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट डज इट मीन बाय द वे। हमें भी कहीं ना कहीं अगर इतना ही गंद घुल रहा है कि आप जो भी संबंध बनाते हो और उसके बाद उसको बच्चे को नाम देते हो अवैध संतान, और ये वो सबसे ज़्यादा दुखद उस बच्चे का है जो बिल्कुल बेकसूर है। हाँ, जिसे पता ही नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं, वो न 3 में न 13 में। तो इसमें जो कानून के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है कि कानून कैसा होना चाहिए? देखिए, अवैध संतान के ऊपर कानून तो हमारा सवाल संतान का नहीं है, सवाल जो मतलब अपराध कोई भी तरह का, जो कहते हैं ना एक सेक्सुअल असल्ट किसी तरह का भी। देखिए, अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सज़ा हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। हमारे देश के कानून में जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस के साथ होता है। हाँ। और तब तक चीज़ें इतनी डाइल्यूट हो जाती हैं कि लोगों का ध्यान जाना बंद हो जाता है, और अपराधी को एक मौका मिल जाता है कि ठीक है, इतने साल चलेंगे, केस चलेगा, फिर मैं मीडिया के सामने ये बात कहूँ या नहीं कहूँ, दे लेके चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो क्या है, अपराध करते रहो। तो अपराध को इस तरह की सोच के साथ बढ़ावा मिलता है। तो होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक ट्रायल, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, वो इस तरह के केसों के लिए ज़्यादा अच्छे चलाने चाहिए, बजाय इसके कि एक लंबा समय अपराधी घोषित करने में लग जाए और न्याय मिलके भी न्याय ना मिले। न्याय में देरी वो अन्याय के समान ही हो जाता है। तो खैर, ये चर्चा मैं आपसे कहूँ कि हम जितनी मर्जी लंबी खींच लें या जो भी कर लें, वो एक अलग पहलू है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर चिंतन और चिंता, ये दोनों ही, चिंता तो है ही, सबको सभी को होती है, लेकिन जो स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों जेंडर्स के लिए स्वतंत्रता की कुछ हदें हैं। अपनी स्वतंत्रता को भी पहचानना होगा, चाहे वो पुरुष हो या ये युवक युवतियों की बात हो रही है यहाँ पे, पुरुष की तो क्या हो रही है, युवक युवतियों को अपनी स्वतंत्रता की हदें पहचाननी होंगी कि स्वतंत्रता का उतना ही उपयोग करें या उतना ही समझें कि जितनी वो हद में है। और अति करने के बाद तो उसका तो फिर प्रकृति भी फिर वैर ही, यानी कहते हैं ना कि अति और खुदा का भी एक वैर है। तो आप ये भी समझ के चलिए कि जो अति है वो घातक हो सकती है।
तो इस अति को भी नहीं करना, स्वतंत्रता लेनी है, स्वतंत्रता की हदें खींचो। तो एक एक बिंदु लास्ट का आप और बोलें, क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो अब ये तो रही हमारी भ्रूण हत्या और ये जिस तरह की ये है। अब ये बताएं कि जो 20 मिनट के अंदर औसतन जो ये रेप केसेस आते हैं, तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं कि क्या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या बाद में लोग कंप्लेंट कराते हैं कि कुछ केसेस बड़ी कहानियाँ बड़ी अजीब सी लगती हैं। वो आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि वो कह रहे हैं 6 महीने से XYZ जो भी है वो रेप कर रहा है या जो भी है। तो ये 6 महीने तक का रेप अपने को समझ में नहीं आता। देखिए शर्मा जी, 2 तरह की दुनिया है। एक तरफ दामिनी जैसे केस हैं, हाँ जी, है ना, जिनमें खुलकर नजर आता है रेप हुआ, बिल्कुल, और कानून व्यवस्था उसमें भी लच्चर थी। वो तो अभी फास्ट ट्रैक में चलने के बाद और ऐसी दरिंदगी आपने देखा फिर हुई थी। हाँ। ये एक केस नहीं है, उसको हाईलाइट किया मीडिया ने, उसके बाद भी ये केसेस होते हैं। और अभी आपने देखा होगा ये आजाद नगर झुग्गी के अंदर 11 साल की बच्ची का रेप हुआ, और 1 साल तक लगातार कभी CP ऑफिस कभी किसी ऑफिस आप जा धरने देते हैं, और 1 साल के बाद रिजल्ट निकल के आता कि CB को पकड़ा कि हाँ भैया हमने वो पकड़ लिया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग फिर घूम फिर के वहीं पे आएंगे जब आप रेप, और एक तरफ वो महिलाएं हैं जो अपने आप ही के शब्दों में कहना चाहूँगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं, और जब आपस में नहीं बनती है तो आप झूठे रेप केस लगाते हैं। पर उन झूठे रेप केसेस के बढ़ गए हैं आजकल डॉक्टर साहब, ये बढ़ गए हैं, और उस चक्कर में जो सही केसेस है उनकी भी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो इस झूठ को पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से समझता है कि झूठा केस है, पर मजबूरी है कि महिलाओं की सुनवाई होती है और वो इमीडिएट से केस उन्हें रजिस्टर्ड भी करना पड़ता है। बट अगर कानून को ये पता है कि ये गलत केसेस हैं तो उन्हें इमीडिएट उस पर रिएक्शन लेना चाहिए। और ऐसे केसेस, अगर दामिनी जैसे केसेस जो आज भी रिपीट हो रहे हैं, अभी आपने सुना होगा गुड़गांव टोल से थोड़ा सा पहले 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। वो माँ बाप इतना डरे हुए थे, जब मैं उनसे जाकर मिलने गई वो सामने भी नहीं आ रहे थे कि हम नहीं आएंगे, हमारी बच्ची का नाम खराब होगा, या उन पर किसी ने दबाव दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर रेप किसी बच्ची का होता है तो उसमें बदनामी आपकी नहीं है, बदनामी उसकी है जिसने किया है। तो हम सबको मिलकर उन दरिंदों को पकड़ना होगा। और मैं फिर आपके चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ, जब कहीं क्राइम हो रहा होता है तो हम वीडियो बनाने में तो व्यस्त होते हैं, उस क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। जिम्मेदार हर नागरिक है। अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे लोग हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं तो ऐसी वेव जरूर आती है कि गलत आदमी आसपास घूम रहा है, तो हमें उसी टाइम उसको रोकने का काम करना होगा। तो जब आम जनता जागेगी तब पुलिस एक लिमिट तक काम कर सकती है, उसके बाद हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग ये समझें आम नागरिक होने की वजह कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। समस्या आज ये है ना पन्नू जी कि आम नागरिक को पड़ी ही नहीं है कुछ। मैं वही कह रही हूँ, वीडियो बनाने में है ना, तो वही कहता है मेनू की, तो वो मेनू की वाले अप्रोच की वजह से मुझे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, मैं पुन्नू जी की एक बात जो समझ में, मिसकंसेप्शन एक शब्द है अंग्रेजी का जिसे अवधारणा बोलते हैं। एग्जैक्टली। इन्होंने कहा कि 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उनके माँ बाप को जिसने भी डराया, जिसने भी खौफजदा किया वो जानता है, लेकिन बच्ची क्यों बदनाम होगी? वो क्यों नहीं बदनाम होगा? वो क्यों नहीं बदनाम होगा? दरिंदा जो जिसने किया है, वो वहशी क्यों नहीं बदनाम होगा? देखिए, ये सारे, देखिए, जिस देश में ये कहा जाए कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अपने को तो समझ में ये नहीं आया कि वो कौन सा समाज था जब ये श्लोक लिखा गया, और वो कौन से लोग देवता थे जो जहाँ बसते थे। अभी मणिपुर का भी सबके सामने है, और अभी उसके बाद मध्य प्रदेश का जो केस सामने आया है ये भी है। मैं किसी घटना विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ कि देश में जब रिपोर्ट कह रही है कि ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एक रेप होता है, तो आप किस स्थान को, किस स्टेट को, किस सरकार को और किस उस शासन प्रशासन को मुक्त कर सकते हैं, और कहाँ तक? सवाल इस चीज़ का है ही नहीं। सवाल उस चिंतन का है, सवाल उस विचारणा का है, सवाल उस मंथन का है कि क्या ये हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। देखिए, कुदरत की इस शक्ति संतुलन को समझिए। कोई भी मर्द अपने आप को कितना भी मर्द समझ ले, लेकिन वो अधूरा है अगर प्रकृति उसके साथ नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष के संतुलन को समझने की आवश्यकता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि गहन चर्चा है, गंभीर विषय है, इस पर हम फिर इनसे, अपने जो पैनलिस्ट हैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अगर समय मिला तो हम इनको फिर बुलाएंगे। ऐसे ही गंभीर, सिर्फ यही नहीं, ऐसे और बहुत सारे चिंतन हैं जो सामाजिक सरोकार के हैं, तो इनसे हमारा निवेदन रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में हम यहाँ विराम देते हैं, फिर मिलेंगे।
नमस्कार।